अमेरिकी नौसेना दशकों से वैश्विक समुद्रों पर हावी है। बहुत कम लोग इस बात पर विवाद करेंगे कि यह अब भी वैश्विक ब्लू वाटर पावर प्रोजेक्शन में सबसे सक्षम नौसैनिक शक्ति है। मध्य पूर्व, कैरेबियन और इंडो पैसिफिक में अपने विशाल स्ट्राइक ग्रुप्स एक साथ तैनात करने की इसकी क्षमता काफी कुछ कहती है। लेकिन ईमानदारी से कहे तो हाल के वर्षों में इसके क्रांतिकारी नए शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हमेशा उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे हैं। अगर नरमी से कहें तो लिटोरल कॉम्बैट शिप या LCS, कॉन्स्टेलेशन क्लास फ्रिगेट और ज़ुमवॉल्ट क्लास डिस्ट्रॉयर को अगली पीढ़ी की प्रणालियों के तौर पर पेश किया गया था। लेकिन ये हाई प्रोफाइल प्रोग्राम्स आखिरकार रद्द कर दिए गए और जितने जहाज बनाने की योजना थी उनमें से सिर्फ कुछ ही बनाए गए। हालांकि ये सब बेकार नहीं गया। कम से कम स्टिल्थी, हाईटेक ज़ुमवॉल्ट क्लास डिस्ट्रॉयर के मामले में नेवी की बड़ी गलतियों में एक को अब नया उपयोग मिल गया है, जिससे एक सफेद हाथी अमेरिकी बेड़े के सबसे घातक युद्धपोत में बदल सकता है, जो हाइपरसोनिक मिसाइलें ले जा सकता है। अब ये नए मिसाइलें ज़ुमवॉल्ट क्लास को कैसे नई जिंदगी देती है और कैसे ये नेवी के तरकश में एक खास नया तीर जोड़ सकती हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें। ये कदम नवाचारी है, प्रासंगिक है और बिल्कुल वही है जो ज़रूरत थी। अनुभवी विश्लेषक और पूर्व कांग्रेस स्टाफर ब्रेंडन जे वाइकार्ट के अनुसार ज़ुमवॉल्ट क्लास डिस्ट्रॉयर की विफलता पूरी तरह आपदा थी। बिल्कुल ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। ज़ुमवॉल्ट क्लास, जिसे एडमिरल एल्मो ज़ुमवॉल्ट 1970-1974 के नौसेना संचालन प्रमुख के नाम पर रखा गया, को भविष्य के उभरते खतरों का समाधान करना था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध अचानक खत्म हुआ और नौसेना ने प्राथमिकताएं फिर से तय की। अब किसी समकक्ष महाशक्ति का सामना करने के बजाय नौसेना को अब सबसे अधिक संभावना है कि बिखरे हुए क्षेत्रीय और तटीय खतरों का सामना करना पड़ेगा, न कि खुले समुद्र ब्लू वाटर के खतरों का। इसलिए जोर ब्लू वाटर एंटी सबमरीन युद्ध से हटकर तटीय और निकटवर्ती क्षेत्रों में शक्ति प्रदर्शन पर आ गया। अर्लेबर्ग श्रेणी के विध्वंसक कार्यक्रम को बेड़े के रक्षक की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया था, जो खुले समुद्र में समकक्ष विरोधियों के खिलाफ जीवित रहने के लिए अनुकूलित था, और इसने यह भूमिका बखूबी निभाई है और आज भी निभा रहा है। नई तटीय चुनौतियों से निपटने के लिए नौसेना को ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए थे जो भीतरी इलाकों के लक्ष्यों तथा तेज हमला नौकाओं, बारूदी सुरंगों और कम दूरी की जहाज रोधी मिसाइलों जैसे असममित खतरों पर बड़ी मात्रा में सटीक प्रहार कर सके। मूल अवधारणा को DD-21 लैंड अटैक डिस्ट्रॉयर कहा जाता था, जो 2000 के दशक की शुरुआत में विकसित होकर DD-X कार्यक्रम बन गया। इसके बाद DD-X से ज़ुमवॉल्ट क्लास डिस्ट्रॉयर बना, जो स्टेल्थ, ऑटोमेशन और हाई एनर्जी पावर सिस्टम्स वाला बहुउद्देशीय प्लेटफॉर्म है। फरवरी 2008 में प्रमुख जहाज USS ज़ुमवॉल्ट, जिसे DDG-1000 भी कहा जाता है, के निर्माण की शुरुआत के लिए $1.4 बिलियन का प्रारंभिक अनुबंध मंजूर किया गया। मूल योजना के अनुसार कुल 32 जहाज़ों का निर्माण किया जाना था। आखिरकार 2 और जहाज बनाए गए, USS माइकल मॉन्सूर या DDG-1001 और USS लिंडन बी जॉनसन या DDG-1002। इन तीनों ने सेवा में तब प्रवेश किया जब नौसेना ने बाकी 29 जहाज़ों पर रोक लगाए 1 दशक से ज़्यादा हो गया था। जहाज की मुख्य विशेषताएं पढ़कर समझना मुश्किल है कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि यह वाकई उतना ही क्रांतिकारी है जितना सोचा गया था। मुख्य आवश्यकताओं में से एक थी कम रडार क्रॉस सेक्शन या RCS। समुद्र, हवा और जमीन से आने वाले असममित खतरों से बचने और जमीनी लक्ष्यों पर हमला करने के लिए आपको अधिक से अधिक समय तक अदृश्य रहना होगा। ज़ुमवॉल्ट क्लास आकार में सबसे बड़ी होते हुए भी ये उपलब्धि हासिल करती है। इसकी लंबाई 610 फीट है, चौड़ाई 80.7 फीट है, ड्राफ्ट 27.6 फीट है और ये लगभग 15,656 टन का वजन उठाती है। तुलना के लिए टिकोंडेरोगा क्लास क्रूजर की लंबाई 567 फीट है, चौड़ाई 55 फीट है, ड्राफ्ट 34 फीट है और इसका विस्थापन लगभग 9,600 टन है। वर्तमान अर्लेबर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर मॉडल फ्लाइट 3 की लंबाई 509.5 फीट है, चौड़ाई 66 फीट है, ड्राफ्ट 31 फीट है
और इसका वजन थोड़ा ज़्यादा 9,700 टन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अधिक लंबाई चौड़ाई के बावजूद सामान्य संचालन में ज़ूमवॉल्ट का ड्राफ्ट टिकोंडेरोगा और अर्लेबर्ग से कम है। ये जानबूझकर किया गया है और उसके असली मिशन के लिए उपयुक्त है। ज़ूमवॉल्ट्स में एक खास बैलास्ट प्रणाली है जो ईंधन खर्च होने पर ड्राफ्ट को समायोजित करती है, जिससे इसकी टंबल होम हल डिज़ाइन की स्थिरता बनी रहती है। जहाज के अनोखे हल के कारण उसका रडार संकेत और घटकर एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव जितना रह जाता है। ज़ूमवॉल्ट क्लास में वेव पियर्सिंग टंबल होम हल डिज़ाइन है, जिसमें सतह के ऊपर किनारे अंदर झुके होते हैं। ये डिज़ाइन रडार तरंगों को स्रोत से दूर मोड़ती है, जिससे पारंपरिक सीधे या बाहर की ओर झुके किनारों वाले हल्स की तुलना में जहाज का RCS काफ़ी कम होता है और ये बहुत भविष्यवादी दिखता है। ये आधुनिक खतरे से निपटता है, पर यह नया विचार नहीं है। ये डिज़ाइन 20वीं सदी की शुरुआत तक युद्धपोतों में काफ़ी आम थी और 20वीं सदी की शुरुआत के बाद प्रमुख युद्धपोत निर्माण से लगभग गायब हो गई थी। इन्वर्टेड बो जहाज को लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने देता है, लेकिन स्थिरता की चिंता के कारण यह डिज़ाइन छोड़ दी गई थी। इसी कारण ज़ूमवॉल्ट क्लास के लिए वेव पियर्सिंग टंबल होम हल चुनना नौसेना अधिकारियों में विवाद का कारण बना। उनका तर्क था कि अगर जहाज के पिछले हिस्से पर लहर टकराती है, जब वो नीचे की ओर झुकता है, तो जैसे ही स्टर्न पानी से बाहर आता है, वह अपनी पार्श्व स्थिरता खो सकता है और पलट सकता है। लेकिन ये डर 2019 में अलास्का की तैनाती के दौरान पूरी तरह से खत्म हो गए। कमांडिंग ऑफिसर कप्तान एंड्रयू कार्लसन ने अपने कार्यकारी अधिकारी को कैबिन से बुलाकर सी स्टेट 6 यानी 13 से 20 फीट ऊंची लहरों के बारे में बताया। कार्यकारी अधिकारी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि वे सी स्टेट 3 में हैं, जहां लहरें 1.6 से 4.1 फीट ऊंची होती हैं। ये और भी प्रभावशाली है क्योंकि तब जहाज कितनी ताकत से विशाल लहरों को चीरता आगे बढ़ रहा था। अब ये कुल 1,04,600 हॉर्स पावर पैदा करता है, जिससे अधिकतम गति 30 नॉट्स हो जाती है। ये सतही युद्धपोत के लिए बहुत अधिक शक्ति है, जो मौजूदा विध्वंसकों से कहीं ज्यादा है। पतवार की डिजाइन सिर्फ स्थिरता व गति ही नहीं, बल्कि चुपकेपन को भी बढ़ाती है। यह डेक हाउस तक फैला हुआ है, जिसमें सेंसर, रडार और कमांड कक्ष शामिल हैं। वजन और रडार सिग्नेचर घटाने के लिए कार्बन फाइबर से बने विनाइल एस्टर पैनल व बीम की मिश्रित सामग्री उपयोग हुई। लगभग 900 टन वजनी ये संरचनाएं, जो 155 फीट लंबी और 50 फीट से अधिक ऊंची हैं, अब तक बनी सबसे बड़ी पूरी तरह मिश्रित समुद्री संरचनाएं हैं। डेक हाउस के अंदर और बाहर सक्रिय और निष्क्रिय सेंसरों का समूह है, जो वायु, सतह और समुद्र के नीचे के खतरों का पता लगाने के लिए बहु मिशन संचालन में उपयोग होता है। यह सेंसर स्टैक टोटल शिप कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट को डेटा देता है, जो रिथियोन का विकसित ओपन आर्किटेक्चर कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये रडार, सोनार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हथियार प्रणालियों को एकीकृत कर तुरंत निर्णय और स्वचालित प्रतिक्रिया देता है। ज़ूमवॉल्ट्स जितने उन्नत दिखते हैं, उतने ही है। समस्या यह है कि इतनी तकनीक और नवाचार एक जहाज में लाने की लागत लगातार बढ़ रही है, जो शुरू की अनुमानित लागत से कहीं ज्यादा है। यही मुख्य कारणों में से एक है कि नौसेना ने इसे बंद करने का फैसला किया। 32 जहाज़ों के लिए मूल लक्ष्य यूनिट खरीद लागत लगभग 1.4 अरब डॉलर प्रति जहाज थी, लेकिन लागत तेजी से बढ़ी, जिससे जून 2010 में नन मैकर्डी संशोधन का उल्लंघन हुआ, जब प्रति यूनिट लागत मूल आधार से 15% से अधिक हो गई। कुछ फीचर्स हटाने और खरीद कम करने के बाद भी लागत बढ़ती रही। उदाहरण के लिए जनरल डायनेमिक्स, जो ज़ूमवॉल्ट क्लास का निर्माण करने वाली कंपनी है, को इन्हें बनाने के लिए एक विशेष निर्माण सुविधा पर $40 मिलियन खर्च करने पड़े। अप्रैल 2016 तक 3 जहाज़ों के लिए कुल लागत $22.5 बिलियन तक पहुंच गई थी। यदि अनुसंधान और विकास खर्चों को शामिल करें, जो 32 जहाज़ों में बांटने थे, सिर्फ 3 में नहीं, तो प्रति जहाज लागत औसतन $7.5 बिलियन होती है। अर्लेबर्ग फ्लाइट 3 की प्रति जहाज लागत करीब 2.2 से $2.5 बिलियन थी, जो ज़ूमवॉल्ट से 1/3 से भी कम है। ब्लॉक 5 या 6 वर्जीनिया क्लास परमाणु अटैक पनडुब्बी की कीमत प्रति जहाज 4.3 से
$4.8 बिलियन है। ये लागत निमिट्स क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर्स जितनी है, लेकिन ज़ुमवॉल्ट क्लास से करीब 1/3 कम है। तो क्या आप एक परमाणु पनडुब्बी के साथ एक अत्याधुनिक अर्लेबर्ग भी लेना चाहेंगे या एक प्रयोगात्मक ज़ुमवॉल्ट? अगर आपने परमाणु पनडुब्बी चुनी तो आप नौसेना और कांग्रेस की सोच के साथ हैं, क्योंकि ज़ुमवॉल्ट की मुख्य तोप बेकार हो गई थी। ज़ुमवॉल्ट क्लास की एडवांस्ड गन सिस्टम या एजीएस में दो 155 मिलीमीटर 62 कैलिबर की नौसैनिक तोपें थी। समस्या यह थी कि इसे विशेष रूप से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक प्रोजेक्टाइल या LRAP के लिए डिजाइन किया गया था, जो एक सटीक निर्देशित गोला था और 83 समुद्री मील की दूरी पर तटीय बमबारी के लिए बनाया गया था। जहाज प्रतिगन 335 राउंड या कुल 670 राउंड ले जा सकता था, लेकिन 320 राउंड के लिए एक अतिरिक्त भंडारण कक्ष के साथ यह कुल 990 राउंड ले जा सकता था। सुनने में अच्छा है, पर जब एक राउंड की कीमत 8 से 10 लाख डॉलर हो गई तो यह अच्छा नहीं रहा। गोले के विकास को आखिरकार रद्द कर दिया गया, क्योंकि इसकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हालात तब और बिगड़ गए जब तोप की स्लो ट्विस्ट राइफलिंग और ऑटो लोडर मानक 155 मिमी गोला बारूद से मेल नहीं खाए। तो जब वैकल्पिक गोला बारूद नहीं था, विध्वंसक जहाज अपने मुख्य हथियार के बिना ही चल रहे थे। हालांकि वो पूरी तरह निहत्थे नहीं थे। ज़ुमवॉल्ट में MK-57 पेरिफेरल वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम या PVLS भी लगा हुआ था। इस सिस्टम में कुल 80 VLS सेल के पॉड जहाज के चारों ओर लगे हैं, जिनकी बाहरी परत पतली स्टील की और भीतरी परत मोटी होती है। ये डिजाइन विस्फोट की ताकत जहाज के बाहर की ओर मोड़ता है, जिससे मिसाइल क्षमता की हानि सिर्फ प्रभावित पॉड तक सीमित रहती है। इसे टॉमहॉक लैंड अटैक, स्टैंडर्ड मिसाइल SM-2MR, इवॉल्व्ड, सी स्पैरो और वर्टिकल लॉन्च के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वायु और समुद्री खतरों से निपटा जा सके। पनडुब्बी खतरों से निपटने के लिए एंटी सबमरीन रॉकेट्स, 2 MK-46 30 मिलीमीटर गन सिस्टम्स छोटी सतही खतरों के खिलाफ नजदीकी रक्षा प्रदान करते हैं। युद्ध पोत पर अगर आक्रमण क्षमता नहीं है तो मजबूत रक्षा का क्या लाभ? अब अगर आप सबसे महत्वपूर्ण सैन्य और भू राजनीतिक घटनाक्रमों पर रोजाना समाचार अपडेट्स और गहराई से विश्लेषण चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। द मिलिट्री शो पर आपको YouTube पर सबसे विस्तृत, सटीक और सूझबूझ भरी सैन्य सामग्री मिलेगी। अब नौसेना ने आक्रमण की समस्या का शानदार हल ढूंढ लिया है और अनुपयोगी AGS इंस्टॉलेशन हटा दिए गए हैं। अब उनकी जगह 4 बड़ी एडवांस्ड पेलोड मॉड्यूल ट्यूब्स है, जिनकी 87 इंच की हर ट्यूब में 3 मिसाइलें रखी जा सकती है, और ये साधारण मिसाइलें नहीं हैं। ज़ुमवॉल्ट क्लास जहाज़ों को अब कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट स्ट्राइक यानी CPS सिस्टम के लिए फिर से तैयार किया जा रहा है, जो एक हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड हथियार है और 1700 मील से ज़्यादा दूरी तय कर सकता है। ये नई गैर परमाणु अल्ट्रा फास्ट स्ट्राइक क्षमता है, जो आधुनिक रक्षा प्रणालियों को भेद कर तुरंत उभरते खतरों का जवाब दे सकती है। CPS लॉकहीड मार्टिन की विकसित हो रही नई हाइपरसोनिक मिसाइलों के परिवार में शामिल हैं। नेवी के लिए CPS, आर्मी के लिए लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन या LRHW और एयरफोर्स के लिए एयर लॉन्च्ड रैपिड रिस्पॉन्स वेपन या RRW, जो एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। नेवी का CPS और आर्मी का LRHW एक सामान्य हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी साझा करते हैं, जिससे लागत घटती है, विकास तेज होता है और भविष्य के अपग्रेड आसान होते हैं। CPS प्रणाली में पहले रॉकेट बूस्ट, फिर ग्लाइड चरण में एरोडायनामिक बलों का उपयोग होता है। ये डिजाइन तेज, लंबी दूरी के और दिशा बदल सकने वाले हमलों की अनुमति देता है, जिससे दुश्मन की रक्षा प्रणालियों के खिलाफ बचने की संभावना बढ़ती है। मई 2025 में नौसेना ने बताया कि उसने केप केनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन पर कोल्ड गैस लॉन्च विधि का उपयोग करते हुए एक सफल एंड टू एंड ग्राउंड बेस्ड फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट मोटर मिसाइल के साइलो से बाहर निकलने के बाद ही जलता है। यह एक अहम मील का पत्थर है, जैसा वाइस एडमिरल जॉनी R. वुल्फ जूनियर बताते हैं। कोल्ड गैस तरीका मिसाइल को प्लेटफॉर्म से बाहर निकालने और पहले चरण के प्रज्वलन से पहले जहाज के ऊपर सुरक्षित दूरी दिलाने में मदद करता है। अब ज़ुमवॉल्ट क्लास में 12 मिसाइलें होंगी, जो खेल बदल देती है। यह ज़ुमवॉल्ट क्लास को
अप्रभावी तटीय सहायता जहाज से प्रमुख स्टील्थी लंबी दूरी स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बनाता है, जो संभावित पैसिफिक थिएटर संघर्षों के लिए अहम है। हाइपरसोनिक हथियार उड़ते समय 1 मील प्रति सेकंड से तेज दिशा बदल सकते हैं, जिससे इन्हें पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में पहचानना और रोकना कठिन होता है। इसका मतलब है कि कमांडर अब 1700 मील दूर तक हमला कर सकते हैं, जो दुश्मन की वायु रक्षा से बहुत दूर है। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जेरी हेंड्रिक्स के अनुसार, जो रिटायर्ड नेवी कैप्टन, पूर्व पेंटागन स्टाफ सदस्य और सगामोर इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो है, ये जहाज बाकी बेड़े की मारक सीमा से बहुत बाहर रहकर भी सटीक निशाना लगा सकते हैं। कम आरसीएस के कारण ये जहाज उन इलाकों में भी आसानी से काम करेंगे जहां दुश्मन क्षेत्र प्रतिबंध रणनीति अपनाते हैं, जबकि बाकी प्लेटफॉर्म्स दूर रहते हैं। संक्षेप में, दुश्मन की प्रतिक्रिया का समय कम हो जाएगा। टॉम हॉक मिसाइल को 500 मील दूर लक्ष्य तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगता है। सीपीएस 10 मिनट में लक्ष्य को मार गिराएगा और गुआम से ताइवान जलडमरू मध्य 30 मिनट में पहुंच सकता है। लेकिन इसकी मारक क्षमता कितनी होगी, यह स्पष्ट नहीं है। यह सिस्टम डार्क ईगल ग्राउंड बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल की तरह वॉरहेड का उपयोग करता है, जिसे कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी CHGB कहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार डार्क ईगल वॉरहेड का वजन 13.6 किलोग्राम से कम है, जबकि कई यूक्रेनी $500 के FPV ड्रोन इससे ज्यादा ले जाते हैं। लेकिन यहाँ मुख्य विनाशकारी शक्ति हाइपरसोनिक वाहन के गतिज प्रभाव से आती है। सेना के मुताबिक ये मिसाइल पार्किंग लॉट जितने क्षेत्र को नष्ट कर सकती है। संभवतः वॉरहेड का वजन दिखाता है कि यह विस्फोटक चार्ज है, जिसे क्षेत्र में लक्ष्यों को भेदने के लिए प्रहार तत्व फैलाने को डिजाइन किया गया है। जूम वॉल्ट्स को हवाई जैसे केंद्रों पर हाइपरसोनिक मिसाइलों के फॉरवर्ड बेस के रूप में और संभवतः इसी क्षमता वाली पनडुब्बियों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। CPS राउंड्स ले जाने वाली अगली पनडुब्बियां ब्लॉक 5 वर्जीनिया क्लास की हैं, जिनमें वर्जीनिया पेलोड मॉड्यूल से 4 अतिरिक्त मिसाइल साइलो जुड़ेंगे और मिसाइल भंडारण संभव होगा। नए मिशन प्रोफाइल के लिए ईंधन सहनशक्ति और रेंज में महत्वपूर्ण संशोधन पर काम हो रहा है। चीन के बढ़ते प्रभाव और मजबूत होती पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के चलते 3 जुमवाल्ट क्लास विध्वंसकों को रणनीतिक लक्ष्यों पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागने के लिए नई भूमिका के लिए फिर से तैयार किया गया है। जुमवाल्ट की संचालन सीमा और थिएटर में टिके रहने की क्षमता इस मिशन को बेहतर बनाती है। इन संशोधनों में जहाज के खारे पानी के बैलास्ट टैंकों को अधिक ईंधन तेल भंडारण के लिए अनुकूलित किया गया है। संशोधनों के बाद जुमवाल्ट क्लास में पुनः आपूर्ति के दौरान अधिक ईंधन लिया जा सकेगा, ताकि भंडारण क्षमता पूरी तरह उपयोग हो सके। इसका मतलब है कि नौसेना के पहले हाइपरसोनिक स्ट्राइक प्लेटफॉर्म समुद्र में ज्यादा समय तक तैनात रह सकेंगे, जो इंडो पैसिफिक में विरोधियों के खिलाफ प्रतिरोधक मिशनों के लिए अहम होगा। इसलिए समझना आसान है कि नौसेना ने जुमवाल्ट को हाइपरसोनिक हथियारों से लेस करने का फैसला क्यों किया, और यह जहाज की नई भूमिका अमेरिका की बदलती इंडो पैसिफिक रणनीति में कैसे फिट बैठती है। लेकिन क्या 12 हाइपरसोनिक मिसाइलें वाकई में इतनी उत्सुकता के लायक हैं, या फिर ये सब और भी अरबों डॉलर डूबी हुई लागत की भ्रांति में ही चला जाएगा? खैर, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। सौभाग्य से हमें प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। USS जुमवाल्ट के 2026 के उत्तरार्ध में फिर से सेवा में आने की खबर है। 3 साल ड्राई डॉक में रहने के बाद इसे इस साल समुद्री परीक्षण के लिए भेजा गया। अन्य जुमवाल्ट क्लास विध्वंसक भी इसी तरह अपग्रेड होंगे। आधुनिकीकरण से गुजर रही तीसरी जुमवाल्ट क्लास जहाज USS लिंडन B जॉनसन पर काम शुरू हो चुका है। आगे की तोप माउंट हटाने और अतिरिक्त उपकरण निकालने का काम पहले ही पूरा हो चुका है, और जहाज के 2027 में इसी क्लास के दूसरे जहाज USS माइकल मोनसूर के निर्धारित रखरखाव के लिए ड्राई डॉक में जाने तक सेवा में लौटने का कार्यक्रम है। जल्द ही हम देखेंगे कि हाइपरसोनिक्स समुद्र में क्या फर्क लाते हैं, सिर्फ सिद्धांत में नहीं। हमें यह देखने का भी मौका मिलेगा कि अब तक जुमवाल्ट क्लास में जो दूसरी बड़ी खामी थी, क्या उसे ड्राई डॉक में ठीक कर लिया गया है। लगातार विश्वसनीयता से जुड़ी समस्याएं एक हद तक यह उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से अपरीक्षित तकनीकों का समावेश किया गया है। एकीकृत इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम और ऑटोमेशन के कारण
उपकरणों में बार बार खराबी आई है। दिसंबर 2017 में परीक्षणों के दौरान यूएसएस मॉन्सूर को इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में समुद्री पानी घुसने से प्रोपल्शन में दिक्कतें आई, जिससे परीक्षण कम समय तक हुए और डिलीवरी देर से हुई। एक और प्रमुख उदाहरण में 2016 में पनामा नहर से गुजरते समय प्रोपल्शन में खराबी आ गई थी। इस घटना ने इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेल्थ कंपोजिट मटेरियल्स की कमजोरियां उजागर की, जिससे रखरखाव की मांग बढ़ी और संचालन उपलब्धता घट गई। इन शुरुआती समस्याओं को नए सिस्टम्स पर निर्भरता ने और बढ़ा दिया, क्योंकि समुद्र में पर्याप्त परीक्षण नहीं किया गया था। कोई शक नहीं, सीपीएस सिस्टम की इंस्टॉलेशन के साथ शुरुआती समस्याएं जरूर आएंगी, क्योंकि ये विकास में है। इससे बिल और अरबों बढ़ेंगे। सीपीएस सस्ता नहीं होने वाला है। इसी वजह से जहां कई लोगों ने ज़मवॉल्ट की नई भूमिका का स्वागत किया है, वहीं कई अन्य लोग ये सवाल उठाते हैं कि ज़मवॉल्ट को नए तरीके से इस्तेमाल करने की ये कोशिश लागत और संसाधनों के लायक है भी या नहीं। अगर नया ज़मवॉल्ट अमेरिकी नौसेना का सबसे घातक जहाज भी बन जाए, तब भी ऐसे सिर्फ 3 ही हैं और आगे भी इतने ही रहेंगे। 3 जहाज़ों का कितना असर हो सकता है, खासकर जब उनकी तुलना बड़े अर्लेबर्ग क्लास विध्वंसकों और भविष्य के युद्धपोतों से हो। कुछ अनुमानों के मुताबिक अगर हाइपरसोनिक अपग्रेड की लागत अनुमानित रहती है, जो ज़मवॉल्ट के इतिहास को देखते हुए मुश्किल है, तो सीपीएस इंटीग्रेशन हर ज़मवॉल्ट क्लास जहाज की लागत में लगभग $452 मिलियन जोड़ सकता है। तीनों जहाज़ों के लिए करीब $1.5 बिलियन लगेंगे, जो शायद कहीं और बेहतर खर्च हो सकते हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अब बड़े महंगे कैरियर और डेस्ट्रॉयर का समय खत्म हो गया है और अब बिना चालक दल वाले नौसैनिक जहाज़ों का युग शुरू हो रहा है। यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी फ्लीट को पश्चिमी ब्लैक सी से हवाई और नौसैनिक ड्रोन के जरिए बाहर कर दिया। इस बीच अमेरिका को पर्शियन गल्फ, अदन की खाड़ी और रेड सी में अपने ऑपरेशन जारी रखते हुए सीधे तौर पर ईरानी और हूती ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलों का सामना करना पड़ा है। उस $1.5 अरब में नौसेना लगभग 5 मिसाइल से लैस बड़े मानव रहित सतहपोत LUSVs खरीद सकती है, या फिर लगभग 25 मीडियम मल्टी रोल सतह ड्रोन या लगभग 12 लंबी दूरी की स्वायत्त पनडुब्बियां खरीद सकती है। हाइब्रिड फ्लीट तरीका एकल महंगे मानवयुक्त प्लेटफॉर्म की तुलना में अधिक संख्या, बिखरी हुई निगरानी क्षमता और मानव जीवन के लिए कम जोखिम देगा, लेकिन ये हाइपरसोनिक ज़ूमवॉल्ट की अल्ट्रा लंबी दूरी की शक्ति को प्रभावित करेगा। यानी अगर इस बार ये आखिरकार वैसे ही काम करता है जैसा नौसेना उम्मीद करती है। हम घटनाक्रम पर नजर रखेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट रहें। इस बीच इस वीडियो को देखें और खुद तय करें कि क्या विमान वाहक पोत अब पुराना हो चुका है या नहीं।